हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 4 को। लास्ट वीडियो मेरी पार्ट 3 थी, जहां पे मैंने बात करा था कंट्रोल स्ट्रक्चर की थ्योरी पार्ट बताई थी। मैंने हर बार बताया है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है, बट मैं थ्योरी आपको बताता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ऑपरेटर्स के बारे में, हमने बात करी थी कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, इफ एल्स कंडीशन किस तरीके से काम करता है। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट टाइम मुझसे मिस हुआ था थ्योरी लेक्चर में, स्विच केस स्टेटमेंट, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा प्रोग्रामिंग वे में। आज हम लोग प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, ऑपरेटर्स का कैसे हम यूज़ करते हैं, और इफ एल्स कंडीशन और स्विच केस के प्रोग्राम को देखेंगे। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे कराते, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोग्राम्स। ठीक है, मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। हमारे थर्ड ईयर की जो लाइव क्लासेस है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, और आप हमारे जाके रिजल्ट्स को, फीडबैक को चेक कर सकते हैं। कोर्स की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिलेगी आपको। यहाँ पे मैंने चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया अपने हमारे टॉपर्स का, हमारे कोर्स के सारे डिटेल्स का, उन सब के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं 95% प्लस स्कोर करना। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमें कवर करना था ऑपरेटर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, और ऑपरेटर्स का जनरली काम ये होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करना, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, या असाइनमेंट ऑपरेटर हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो। ऐसे बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अर्थमेटिक में हमारे पास है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न ऑपरेटर्स होते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर होते हैं जो हमारे दो ऑपरेंड के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं, कि जैसे हमारे पास दो ऑपरेंड है, उसमें लेस दैन कौन है, ग्रेटर दैन कौन है, इक्वलिटी की हम रिलेशन को दिखाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू असाइन करते हैं विद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑल्सो। सो ये सारे जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर का, देन मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा आगे जाके इफ एल्स कंडीशन का। इसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, इफ एल्स के बारे में पढ़ा, और इफ़ एल्सिफ के बारे में भी पढ़ा था। उन सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। और इस चैप्टर के एंड के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो MSBT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारी चीज़ें मैं अपने ऐप पे अपलोड करूँगा, सो ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो चलते हैं डायरेक्टली हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और हमने प्रोग्राम को टाइप करते हैं। जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि मैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को विथ HTML बता रहा हूं, ताकि एग्ज़ाम में आप और अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाएँ। सबसे पहले हम लोग HTML के प्रोग्राम को लिखते हैं, HTML के स्ट्रक्चर को लिखेंगे बस। तो मैं यहाँ पे HTML टैग को स्टार्ट करूँगा, ठीक है, हेड टैग को स्टार्ट करूँगा, और हेड टैग में मैं टाइटल दूंगा। ठीक है, हालांकि टाइटल वगैरह कंपलसरी नहीं होता, बट मैं देता हूँ। सो टाइटल का नाम रखूँगा मैं ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेड टैग के बाद मैं बॉडी टैग दूंगा। बॉडी टैग में मुझे अभी कुछ मेंशन करना नहीं, तो मैं बॉडी टैग को खाली छोड़ दूंगा। और हेड टैग के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लूँगा। जावा स्क्रिप्ट के कोड को करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग को लेना कंपलसरी है। जैसा मैंने आप सबको पहले भी बताया कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम इस पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटर्स है, जनरली हम लोग ऑपरेटर्स को डायरेक्टली कभी यूज़ नहीं करते, हम उसको अलग अलग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको बस ऑपरेटर बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो जैसे कि अगर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का, सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, var a b। मान लेते हैं var a var b, रिजल्ट हमने ले लिया। ये रिजल्ट लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्टली भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। तो हमने दो नंबर्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू 10 हमने दे दिया, b इज़ इक्वल्स टू 20 हमने दे दिया। हम यूज़र से भी इनपुट लेंगे आगे जाके, अभी हम लोग डायरेक्टली बिना यूज़र से इनपुट लिए कर रहे हैं। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
मैंने ऐसे सिंपल वे में यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सिंपल तरीके से आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को दे सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे एक वैल्यू देनी है यहाँ पे इसकी एडिशन की, तो मैं यहाँ पे सिंपली a प्लस बी को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, राइट। तो a प्लस बी जो मेरा है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, राइट, एडिशन ऑपरेशन है। इस तरीके से मैं किसी भी ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, एडिशन 30 आ गया यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, एडिशन इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ऑपरेशन को अपने परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन इसी तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताऊंगा इफ़ कंडीशन के साथ, मुझे सब्ट्रैक्शन करना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, a मल्टीप्लिकेशन b, ठीक है। मैंने सेव करा और वापस इसको रन कराया, तो देखो क्रोम में जाके मैं चेक करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन 200 आ चुका है। मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं किया था इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट हम लोग यहाँ पे लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। BR टैग आप हमेशा यूज़ करेंगे क्योंकि BR टैग एक HTML टैग है, तो उसको आप जब भी यूज़ करेंगे तो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यूज़ करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स BR टैग, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप HTML टैग यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डबल कोट्स के अंदर में आके यूज़ करना है। सो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते एक और ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर, कि हम रिलेशन को कैसे चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि इसमें से दोनों ग्रेटर दैन कौन है, लेस दैन कौन है, इक्वल ऑपरेटर इक्वल है या नहीं है। इन सबको जनरली हम लोग इफ़ कंडीशन के साथ ही चेक करते हैं, क्योंकि रिलेशन है, राइट, तो ये रिलेशन को बताएगा। तो जनरली हम लोग इफ़ कंडीशन के साथ चेक करते हैं। बिना इफ़ कंडीशन के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, बट वो आपको बूलियन वैल्यू देगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेटर दैन बी, कुछ इस तरीके से मैंने प्रिंट किया। जस्ट मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया। ये रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर दैन, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या ए ग्रेटर दैन बी है। तो अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा हमें, मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ, देखो फॉल्स आया। तो ये बेसिकली बुलियन वैल्यू दिया कि नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल को एग्जाम में लिखते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इफ़ कंडीशन को हर बार लिखेंगे जब आप रिलेशन को दिखाएंगे तो, बट जनरली हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को इफ स्टेटमेंट के साथ ही लिखते हैं। इफ ए ग्रेटर दैन बी, तो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जनरेट करेंगे। बट अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ए ग्रेटर देन बी, ये आपको बूलियन वैल्यू देगा। इसमें आपको आउटपुट को मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं हमेशा ध्यान रखें कि आप यहाँ पे आउटपुट को ज़रूर मेंशन करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी ग्रेटर दैन है, तो ये ट्रू रिजल्ट हमें देगा। देखो बी ग्रेटर दैन ए किया मैंने, ऊपर वाले को मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब मैं देखो उसको वापस रेफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये ट्रू रिजल्ट दिया, राइट। अब मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, और मैं ए की वैल्यू को भी 20 कर देता हूँ, मान लेते हैं 20 कर देता हूँ। तो ये इक्वलिटी चेक करेगा कि क्या बी और ए बराबर है। अगर बराबर है तो ये हमें देगा ट्रू रिजल्ट। देखो ट्रू रिजल्ट दिया हमें, मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा इफ़ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर होता है, नॉट और ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू को। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू को और ऑपरेटर, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग अभी प्रोग्राम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट के साथ। सो इफ़ स्टेटमेंट जो हमारा होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट है या जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है, वो बेसिकली हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम की कंडीशंस को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, कंडीशंस को फॉलो करने का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे मेरे पास अलग अलग सिचुएशंस है, मान लेते हैं कि मुझे एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है
और b की वैल्यू 20 है, तो अगर a b से बड़ा है तो आप प्रिंट करो कि a इज़ ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा नहीं है तो प्रिंट करो b इज़ ग्रेटर देन है। मतलब ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं आपके पास प्रोग्रामिंग में, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि जैसे अगर मैं केक लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा सबसे पहला चॉइस है केक, मुझे वेनीला चाहिए, तो मैं इफ़ केक इक्वल्स टू वेनीला लिखूंगा। अगर वेनीला है तो मुझे वेनीला दे दो, अगर वेनीला नहीं है तो एल्स में मैंने चॉकलेट लिखा, ठीक है। बट हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस भी हों, जैसे कि वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, 3 चॉइस हो मेरे पास, तो वहाँ पे मैं इफ़ एल्स इफ लूँगा। जब आपके पास एक से ज़्यादा ट्रू कंडीशंस होंगे तो आप इफ़ एल्स इफ एल्स लेने वाले हैं, राइट। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। थ्योरी और कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बताने वाला हूँ कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग देखें तो हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि सबसे पहले मुझे इफ़ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम सिंटेक्स पे ध्यान देते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले आपको इफ़ लिखना है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है पैरेंथेसिस। इसमें आप अपने कंडीशन को लिखते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चेक करने वाले हैं, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बहुत लोग नहीं देते हैं जब आप एक सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर केवल आपको एक लाइन लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, आप एक टैब स्पेस दे के भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन आपको हमेशा ही रहता है कि आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करने से आपकी गलती होने के जो ऑक्यूरेंस ऑफ डिफेक्ट है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार आपको याद नहीं हो बट आप इफ़ के अंदर 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट लिख दें, और जब आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे इफ़ में कर्ली ब्रैकेट्स को दें। राउंड ब्रैकेट में हम हमेशा अपने कंडीशन को लें। जैसे अभी मेरा कंडीशन है a इज इक्वल्स टू b, तो ये चेक करेगा कि क्या a b के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके ये ब्लॉक के अंदर जाएगा। समझ रहे हो? तभी ये जाके ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक। अदरवाइज ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कभी ब्लॉक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटर होता है, जो मतलब जो फ्लो होता है प्रोग्राम का, वो ऐसे ही होता है कि इफ़ चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ब्लॉक के अंदर आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बट अभी देखो मैं इस प्रोग्राम को अगर रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, खाली आया। क्यों खाली आया? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब ये कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती तब जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट होता। मतलब हर प्रोग्रामिंग में क्रॉलर होता है। क्रॉलर का काम क्या होता है? वो क्रॉल करेगा, लाइन बाय लाइन जाके पढ़ेगा। इसको हम लोग डिबगिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, इटरेशंस भी बोलते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा, डायरेक्टली इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इफ़ को तब चेक करते हैं जब हमें केवल एक कंडीशन को चेक करना हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब जाके हम एग्जीक्यूट कराएंगे। अदरवाइज अगर हमें इसके फॉल्स कंडीशन को लिखना हो कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है और हम उसका ऑल्टरनेटिव प्रिंट करना चाहते हैं, फॉल्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक को यूज़ करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखना कि एल्स जो होता है वो हमेशा फाइनल ब्लॉक कंसिडर किया जाता है। मतलब क्या कि एल्स लास्ट ऑप्शन होता है लोगों का। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं डालते। जैसे मान लेते हैं कि मैं केक शॉप पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ पे वेनिला केक का ऑर्डर दिया। वेनिला केक अगर नहीं है, उनके पास केवल एक ही केक है, चॉकलेट केक, बस एक केक है चॉकलेट, और मुझे उस दिन केक चाहिए ही होता है क्योंकि किसी का बर्थडे है, मुझे जाना है, तो उस सिचुएशन में मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं चॉकलेट लूँ। तो उस समय मैं अपनी चॉइस नहीं बताऊँगा, मैं सिंपल चॉकलेट ले लूँगा क्योंकि वो मेरा एल्स ब्लॉक है। तो एल्स ब्लॉक में आप कभी भी अपनी चॉइस नहीं बताते। मतलब आप यहाँ पे एल्स ब्लॉक में कोई कंडीशन को नहीं लिखते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एल्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द लास्ट ब्लॉक और एज द लास्ट ऑप्शन ब्लॉक। सो यू नेवर पुट एनी कंडीशन और राउंड ब्रैकेट इन द एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक में हम कोई राउंड ब्रैकेट या कोई भी कंडीशन को मेंशन नहीं करते हैं। तो एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, राइट, सिंपल, ओके। अब देखो अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा इस प्रोग्राम को, इस टैब को, तो देखो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ? पहले इफ कंडीशन को चेक किया हमारे क्रॉलर ने,
इफ़ कंडीशन पे ये कंडीशन ट्रू नहीं थी तो इसने एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराया। जब इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो ऑटोमेटिक हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रू ब्लॉक है, एक फॉल्स ब्लॉक है। अगर ट्रू होगा तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास एक ट्रू ब्लॉक था, एक फॉल्स ब्लॉक था, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केवल एक ही ट्रू ब्लॉक हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ट्रू ब्लॉक हो सकता है ना। जैसे कि अगर मैं केक की शॉप पे जा रहा हूँ, मेरे ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं, पहला ऑप्शन मेरा वेनिला है, इफ़ केक इज इक्वल्स टू वेनिला। दूसरा ऑप्शन है मेरा इफ़ केक इज इक्वल्स टू स्ट्रॉबेरी। तीसरा ऑप्शन है मेरा इफ़ केक इज इक्वल्स टू बटर स्कॉच। चौथा ऑप्शन है मेरा एल्स ब्लॉक, जो है दे दो। सो मेरे पास एक से ज़्यादा ट्रू कंडीशंस हो सकते हैं, मेरे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं। सो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एल्स इफ़ का। एल्स इफ़ हमेशा इफ़ के बाद आता है और एल्स के पहले आता है। एल्स के कभी भी बाद एल्स इफ़ मत लिखना। मैंने बहुत सारे MSBT के पेपर्स चेक किए हैं जहाँ पे आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग एल्स इफ़ बिलो एल्स ब्लॉक, ठीक है, एंड दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एल्स ब्लॉक तो लास्ट ब्लॉक है, फाइनल ब्लॉक है। आप उसके बाद नहीं लिख सकते हैं एल्स इफ को, राइट। एक फाइनल चॉइस के बाद आप वापस से आप अपनी कंडीशन को नहीं बता सकते, इट्स वेरी ऑब्वियस यार। सो आपको हमेशा इफ़ के बाद एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ। और एल्स इफ में आपके कंडीशंस आते हैं, क्योंकि एल्स इफ भी एक ट्रू ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है और यहाँ पे आप अपनी कंडीशन को दे सकते हैं। जैसे मेरा कंडीशन है एल्स इफ ए इज इक्वल्स टू बी, मैंने चेक किया। दूसरा मैं चेक करूँगा ए ग्रेटर दैन बी, क्या ए ग्रेटर दैन बी है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज ग्रेटर दैन बी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और एल्स इफ चेक किया, मतलब मल्टीपल ट्रू कंडीशंस हो सकते हैं मेरे पास। चेक किया बी ग्रेटर दैन है, एक और कंडीशन क्या क्या बी ग्रेटर दैन ए है, इसको चेक कर लो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज ग्रेटर दैन ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा अभी आपको। आपके प्रोग्राम में आप मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक को लिख सकते हैं, बहुत सारे एल्स इफ ब्लॉक को लिख सकते हैं, बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि जब भी हम एल्स इफ ब्लॉक को लेते हैं, जब भी हम इफ़ के साथ एल्स इफ को यूज़ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जो क्रॉलर होता है वो वन बाय वन जाके चेक करता है। मान लेते हैं कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होगा कि इफ़ स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होकर हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी ये प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, क्या प्रिंट होगा बताओ आप लोग, मुझे बताओ पहले क्या प्रिंट होगा। ए इफ कंडीशन प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है। तो देखो बी इज ग्रेटर दैन ए, राइट, मतलब सबसे हमारा लास्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ बी वाला, बट ये आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है बस, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, इफ ब्लॉक को चेक किया गया, ये कंडीशन फॉल्स था, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम एल्स इफ ब्लॉक पे गए, इसको चेक किया, ये भी कंडीशन फॉल्स था, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम थर्ड ब्लॉक पे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक दे देता हूँ आपको, जैसे ये मेरा सपोज करो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1, ठीक है। एल्स इफ वाला मेरा ब्लॉक 2, मैं इसको ब्लॉक का नंबरिंग दे रहा हूँ ताकि हम समझने में आसानी हो। ब्लॉक 2, ठीक है, और ये मेरा ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा एल्स वाला है वो ब्लॉक 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पंगा, इसमें पंगा ये होगा कि जब हमारा ब्लॉक 3 ट्रू था, ब्लॉक 4, ठीक है, जब हमारा ब्लॉक 3 ट्रू है तो ये ब्लॉक 1 को भी चेक किया, ब्लॉक 2 को चेक किया, फिर ब्लॉक 3 को चेक किया, और ब्लॉक 3 अगर एग्जीक्यूट होता है तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जहाँ पे ट्रू कंडीशन मिल गया हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बट उसके पहले के सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 10 ब्लॉक होते हैं और 9th ब्लॉक जो हमारा है वो ट्रू अगर होगा, मान लेते कि अगर हमारे पास 10 ब्लॉक हैं और 9th ब्लॉक जो है वो ट्रू है, तो क्या करेगा ये स्टार्टिंग के 8 ब्लॉक को टेस्ट करेगा, फिर जाके 9th ब्लॉक पे जाएगा। सो ये एक डिसएडवांटेज होती है एल्स इफ की। एक और एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ मैं, जैसे कि मान लेते इस प्रोग्राम को मैं हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सब हटा दिया, एक वेरिएबल लेता हूँ var डे नाम का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा, ठीक है, सिंपल कंडीशन लिखा,
ब्लॉक 1 इफ कंडीशन, इफ डे इज इक्वल्स टू 1 डॉक्यूमेंट डॉट राइट संडे, संडे, ठीक है। एल्स इफ डे इज इक्वल्स टू 2, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्यूसडे। एल्स इफ डे इज इक्वल्स टू 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेंसडे। एल्स इफ आप कितना भी ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम है एल्स इफ में, ठीक है। प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों हम ज़्यादा एल्स इफ नहीं लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर थर्सडे, एल्स इफ डे इज इक्वल्स टू 5 फ्राइडे। एल्स इफ डे इज इक्वल्स टू 6 सैटरडे, ठीक है। संडे, मंडे मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, डे इज इक्वल्स टू 1, सॉरी डे में 2 में हमारा मंडे आएगा, 3 में ट्यूसडे आएगा, 4th में वेंसडे आएगा, 5th में थर्सडे आएगा, 6th में फ्राइडे आएगा और 7th में हमारा एलसीएफ आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सैटरडे, ठीक है। मान लिया, और लास्ट ब्लॉक हमारा क्या, इनवैलिड चॉइस का। जाहिर सी बात है कि लास्ट ब्लॉक जो है अगर कुछ नहीं हुआ तो इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। हमने डे की वैल्यू को यहाँ पे कुछ नहीं दिया, हमने डे की वैल्यू को दे दिया, मान लेते हैं डे की वैल्यू को दे दिया हमने 1। अब ध्यान से समझना इस बात को, इफ कंडीशन में अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बाद कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे डे को 1 किया तो संडे एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये किसी कंडीशन को टेस्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली इस लूप से बाहर निकल जाएगा। एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। ये एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है। मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, देखो संडे प्रिंट किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, संडे प्रिंट किया क्योंकि पहला कंडीशन ट्रू था। बट व्हाट इफ अगर मैं डे को कर दूँ 7, अगर मैं डे को 7 कर दूं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये सैटरडे प्रिंट करेगा। चलते एक बार चेक करते कि सैटरडे प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। सैटरडे प्रिंट कर रहा, परफेक्ट सैटरडे प्रिंट कर रहा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस सैटरडे को प्रिंट करने के लिए इसने ब्लॉक 1 को चेक किया सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद इसने ब्लॉक 2 को चेक किया, ठीक है। ब्लॉक 2 भी फॉल्स था तो ब्लॉक 2 को चेक करके आगे बढ़ा। ब्लॉक 3 को चेक किया इसने, ब्लॉक 3 भी फॉल्स था तो ब्लॉक 3 को चेक करके आगे बढ़ा। फिर इसने ब्लॉक 4 को एग्जीक्यूट किया, ब्लॉक 4 को चेक किया, ब्लॉक 4 भी फॉल्स था तो इसने ये आगे बढ़ा, ठीक है। इसके बाद ये ब्लॉक 5 को चेक करेगा, ब्लॉक 5 को। इसके बाद ये ब्लॉक 6 को चेक करेगा, ब्लॉक 6 को। इसके बाद ये ब्लॉक 7 को चेक करेगा, ठीक है, ब्लॉक 7। और ब्लॉक 7 अगर हमारा ट्रू है तो ब्लॉक 7 को एग्जीक्यूट करा देगा, उसके बाद ये टेस्ट नहीं करेगा, ब्लॉक 8 पे नहीं जाएगा। जैसे ही इसको ट्रू कंडीशन मिलेगी ब्लॉक 8 पे ये नहीं जाएगा। बट आप ये खुद सोचो कि इसने बेवजह इतने सारे ब्लॉक्स को चेक किया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6। अब हम यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि स्टार्टिंग के ब्लॉक में आप ब्रेक कैसे लगाएंगे? आप ब्रेक का कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास एक सेटिस्फाई कंडीशन मिल गई। अगर हमें ब्लॉक 4 पे कंडीशन मिल जाती है तो हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं लूप को, बट हमें ज़रूरी नहीं, क्योंकि इफ़ कंडीशन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज होती है इफ़ कंडीशन की। कहीं भी बुक में लिखा नहीं गया है ये कि डिसएडवांटेज है इफ़ कंडीशन की, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे ये सवाल कि हम स्विच को यूज़ क्यों करते हैं, उसका यही रीज़न है, ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब यही सेम एग्जांपल मैं आपको स्विच से बताता हूँ, डे वाला, ठीक है। ये सेम एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि अलग अलग ब्लॉक्स को ये प्रिंट चेक करता है। अब स्विच में क्या होता है? स्विच का मतलब है डायरेक्टली जंप करना, स्विच करना, ऑन ऑफ। हम स्विच को कैसे लिखेंगे? स्विच डे। हमने अपने कंडीशन को पास कर दिया डे, मतलब जो हमारा वेरिएबल है हमने उसको पास कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एग्जैक्टली? यहाँ पे हम केस बनाते हैं, केस 0, केस 1, केस 2। अब केस को हम 1, 2, 3 बस ज़रूरी नहीं है, आप केस को स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे केस 1 लिखा, केस 1 में मैंने दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट संडे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा केस बनाऊँगा, केस 2,
एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल केसेस को। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट किया। अब देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल केसेस बना लिए। स्विच केस कैसे काम करता है, मल्टीपल केस पे काम करता है, राइट। केस का मतलब सिचुएशन, स्विच टू डिफरेंट सिचुएशंस। इसका सिंपल मतलब है कि स्विच टू डिफरेंट सिचुएशन। ये सारे जो केस है स्विच केस है, मतलब सिचुएशन है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारे एल्स ब्लॉक में था कि एल्स जो है हमेशा फाइनल ब्लॉक, तो इसमें हमारा फाइनल जो ब्लॉक होता है कि अगर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसमें डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हमने क्या डाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड चॉइस। ठीक है, सिंपल, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने संडे किया, इसको मैं मंडे कर देता हूँ, नीचे वाले को ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो जैसे इफ एल्स कंडीशन का एक एडवांटेज था कि इफ एल्स कंडीशन में अगर आपको 10 एल्स इफ लिखना पड़ा है, उसका एक एडवांटेज ये था कि अगर उसको जहाँ पे भी ट्रू कंडीशन मिलेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, ये उसकी एडवांटेज थी। बट स्विच की क्या एडवांटेज है, बट उसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो पहले के सारे कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराता है, सारे कंडीशंस को। बट स्विच की क्या डिसएडवांटेज है, स्विच की डिसएडवांटेज ये है कि ये पहले के कंडीशंस को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, ये डायरेक्टली जंप करेगा। मान लेते कि मैंने दिया यहाँ पे डे 7, तो ये क्या करेगा, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ डे 7 को। संडे इनवैलिड चॉइस दिख रहा है आपको, सन इनवैलिड चॉइस, सन इनवैलिड चॉइस मतलब क्या कि इसने डे 7 को प्रिंट किया। डे 7 में हमारा क्या था बताओ, नहीं सॉरी इसको केस 7 है ना, तो केस 7 में हमारा सैटरडे आता है, तो सैटरडे प्रिंट करना चाहिए था इसको। क्या प्रिंट किया है इसने सन प्रिंट किया, मतलब सन डे 1 को प्रिंट किया इसने। डे 1 नहीं है यहाँ पे, डे 7 है ना हमारे पास, वैट डे इज इक्वल्स टू डे 7। फ्राइडे सैटरडे हमने यहाँ पे लिखा, एक बार और रिफ्रेश करा के चेक करते कि क्या प्रॉब्लम है। सैटरडे, ठीक है, यहाँ पे सैटरडे सैट इनवैलिड चॉइस प्रिंट हुआ। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। तो सैटरडे के बाद इनवैलिड चॉइस भी प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डे चेंज कर, आपको और समझ में आएगा, डे चेंज करता हूँ 4 को। ठीक है, 4 को मैंने चेक किया, तो ये क्या किया, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनवैलिड चॉइस। मतलब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको कि स्विच केस क्या करता है कि ये अगर मैंने इसको 4 किया ना, तो ये डायरेक्टली केस 1, केस 2, केस 3 को स्किप करके डायरेक्टली 4 पे चला जाएगा। ये एक एडवांटेज हुई स्विच की कि स्विच ने पहले 3 केस को टच भी नहीं किया। यही एक एडवांटेज होती है स्विच टू डिफरेंट सिचुएशन। डायरेक्टली जो सिचुएशन पे आपको जाना है, आप डायरेक्टली उसी सिचुएशन पे पहुंच रहे हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि केस 4 के बाद जितने भी सिचुएशंस आएंगे इन सबको ये चेक करेगा और एग्जीक्यूट करवा देगा। टेस्ट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लूप मैनिपुलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। हम यहाँ पे सिंपली अपने लूप को ब्रेक करेंगे। ब्रेक का यूज़ देखो, हर केस के बाद आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम वहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल जाएँ। ये आप इफ़ में नहीं कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे हर जगह पे ब्रेक लगा दिया। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली काम करेगा। स्विच केस एक ऑल्टरनेटिव होता है व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, व्हेन यू हैव कंडीशंस लाइक मोर देन 5 और 6 कंडीशंस, तो आप वहाँ पे स्विच केस का इस्तेमाल करना जायज़ समझते हैं, राइट। आई होप आपको स्विच केस की सारी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होंगी। देखो अगर अब मैं रन कराऊंगा प्रोग्राम को, तो देखो परफेक्टली इसने वेंसडे प्रिंट किया, बस एक कंडीशन को। इसने क्या किया, जैसे मैंने डे 4 डाला, इसने केस 1, केस 3 को छोड़ के स्किप करके केस 4 पे डायरेक्टली आया, इसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक से बाहर निकल गया। सो स्विच एक एफिशिएंट तरीका होता है अगर आपके पास ज़्यादा कंडीशंस हैं तो। अगर आपके पास कम कंडीशंस है, लाइक अगर आपके पास 2-4 कंडीशंस है, तो आप इफ एल्स में भी काम कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एल्स इफ कैसे काम करता है, स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लूपिंग के बारे में बताने वाला हूँ, लूप के थ्योरेटिकल पार्ट को बताऊँगा, लूप कैसे काम करता है। उसके बाद मैं लूप की आपकी प्रोग्रामिंग बताऊँगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई एम होपिंग कि आपको प्रोग्राम्स हमारे समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको प्रॉपर
असाइनमेंट देने वाला हूँ और प्रोग्राम के अलग अलग सेशंस भी लेने वाला हूँ। मतलब क्या कि मैं आपको चैप्टर एंड के बाद 5 से 6 अलग अलग प्रोग्राम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो इस वीडियोस को बनाने के लिए, इस प्लेलिस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और लास्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं हमारे क्लास को ज्वाइन करना तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।